हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आई होप आपको लेवल 1 का क्वेश्चन सॉल्व करने में और उसका सोल्यूशन देखने में मजा आया होगा और समझ में आया होगा कि आपने कहाँ कहाँ पर गलती की है। अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेवल 2 के क्वेश्चंस। इसमें शायद एक या दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन पता चलता है कि आप लोगों का कितना ऑब्जर्वेशन है और कितना ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, Which of the following skeletal feature is not applicable to Neanderthal man? Neanderthal man को कौन से फीचर्स एप्लीकेबल नहीं है? ओके, सो Neanderthal man ये बहुत ज्यादा बड़ा इनका स्ट्रक्चर था। ओके, सो ऐसा बोल सकते हैं कि ये काफी ज्यादा डेवलप्ड थे। निएंडरथल मैन वर वेरी डेवलप्ड स्पीशीज। ओके, सो उनका बॉडी शॉर्ट एंड स्टॉकी यानी बहुत छोटे छोटे नहीं। दे हैड प्रॉपर पोस्चर, उनके बॉडी का एक प्रॉपर स्ट्रेट पोस्चर था। सो दिस इज करेक्ट। लार्ज एंड प्रोट्रूडिंग जॉज, उनके जॉज ऐसे बड़े बड़े थे, उनका जो मुंह था वो ऐसे बड़ा बड़ा था। राइट। Large skull with cranial capacity of 1400 cc. इनका cranial capacity was approximately 1400 to 1600 cc. Correct. And they had semi-erect posture and quadruped locomotion. No, इनका posture semi-erect नहीं था, इनका posture straight था, erect posture, यानी कि straight चलते थे, ये ऐसे नहीं चलते थे apes के जैसे। And quadrupedal मतलब क्या होता है? चार पैर पे चलना, लेकिन Neanderthal men were bipedal, वो दो पैर पे चलते थे। So this is different. So this is the correct answer. Option number डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है कि कौन सा फीचर करेक्ट नहीं है, विच वन इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओल्ड वर्ल्ड मंकी आर फाउंड इन, ओल्ड वर्ल्ड मंकी यानी चिंपैंजीज, गोरिल्लास कहाँ देखने को मिलते हैं? एशिया एंड अफ्रीका इज फेमस फॉर दीज एनिमल्स। ओके, सो दे आर फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 23, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू एक्सप्लेन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन। देखो, डार्विन्स की थ्योरी ने हमको क्या एक्सप्लेन किया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ना तो इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ना इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ना इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पॉइंट मेंशन किया गया है। और डार्विन ने हमेशा हमें बोला है कि ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो न्यू वेरिएशन बनता है, वो लोग एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए कॉम्पिटिशन करते हैं। ओके, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल डिसाइड होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। दिस इज डार्विन्स थ्योरी, दैट इज हाई पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मॉडर्न मैन। ये तो आपने बचपन में पढ़ा था, ये तो आपको ऐसे आना चाहिए, केबीसी का क्वेश्चन है ये, एकदम कॉमन क्वेश्चन। मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियन सेपियन। मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियन सेपियन। और होमो कैटेगरी के, देखो बेसिकली होमो कैटेगरी के चार अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन इन चारों में से ये तीनों के तीनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सिर्फ ये स्पीशीज अभी अलाइव है। ओके, ऑल राइट। डैश फॉसिल्स वर रिकवर्ड फ्रॉम ओल्डुवाई जॉर्ज इन तंजानिया। तंजानिया में से कौन से पर्टिकुलर ह्यूमंस की स्पीशीज या कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज देखी गई थी? आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? विच स्पीशीज वर रिकवर्ड फ्रॉम तंजानिया? हैंडीमैन। हैंडीमैन को हम बोलते हैं टूल मेकर, इन्होंने अलग अलग टूल्स बनाए हैं और इनके ही फॉसिल्स हमको तंजानिया से मिले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इवोल्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज। अगर इवोल्यूशन करना है, देखो आपने इंसेक्ट के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो जो मॉथ थे, जो पेपर्ड मॉथ थे, उसमें से जो व्हाइट और ब्लैक कलर के मॉथ थे, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो व्हाइट कलर के मॉथ प्रोटेक्टेड रहते थे, व्हाइट वाले प्रोटेक्टेड रहते थे, लेकिन ब्लैक वाले खतरे में रहते थे क्योंकि ब्लैक वाले फटाक से दिख जाते थे। लेकिन जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज नॉट देयर, ये तब की बात है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होने लगा, कार्बन के वजह से सारे पेड़ ब्लैक हो गए, तो अब ब्लैक वाले ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो गया और व्हाइट वाले ऑर्गेनिजम्स खतरे में आ गए क्योंकि अब उनके छुपने की जगह खत्म हो गई थी। तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन के लिए आपको क्या जरूरी है? वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? वेरिएशन। सो नेचुरल सिलेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट वेरिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वेरिएशन नहीं होगा तो नेचुरल सिलेक्शन कैसे करने मिलेगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन फ्लो इज। जीन फ्लो मतलब क्या होता है? ये तो डेफिनेशन है, ये तो आपको पता होना चाहिए, बोर्ड्स के लिए भी आपने ये डेफिनेशन पढ़ा था। ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर बट इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस, यानी अलग अलग स्पीशीज है लेकिन एक ही साथ रहते हैं,
ये एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दैट इज जीन फ्लो. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, आउटसाइड द क्रोमोसोम्स आपका जीन्स नहीं जाएगा. और ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम स्पर्म टू एग, दिस इज नॉट जीन फ्लो, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट जीन फ्लो. Okay, so this is not the answer. Option number A is the correct answer. Next question, in which case is Darwin's theory wrong? Darwin ने हमको क्या क्या बोला? Reproduction is important, survival of the fittest is important, origin of species is important. लेकिन species के arrival के बारे में हमको डार्विन ने कुछ नहीं बताया. Arrival मतलब क्या होता है? कौन सी species पहले आई, इसके बारे में हमको चार्ल्स डार्विन ने कुछ नहीं बताया. So this is wrong. So this is the right answer. जो wrong है वो अपना right answer है, क्योंकि क्या पूछा गया है? रॉन्ग आंसर पूछा गया है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट वाज, कौन सा ह्यूमन सबसे पहले स्ट्रेट खड़ा हुआ? देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो लास्ट पेज पे टेबल दिया गया है उसमें हमको बताया गया है कि जो ह्यूमन जिसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं वो पहला ऐसा स्पीशीज था जो एकदम इरेक्ट स्टेट हुए. कैसे खड़े हुए? वो एकदम इरेक्ट खड़े हुए, और वो स्पीशीज है ऑस्ट्रालोपिथेकस की. किसकी स्पीशीज है? ऑस्ट्रालोपिथेकस की. हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ होमो आर नाउ इन एग्जिस्टेंस? वैसे तो 4 स्पीशीज थे होमो के, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें से होमो हेबिलिस, होमो मैग्नन और होमो सेपियन खत्म हो चुका है. सिर्फ होमो सेपियन एग्जिस्ट करता है, यानी कि अभी ओनली 1 स्पीशीज इज अलाइव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Barriers to successful interbreeding between related species are. समझो अगर 2 स्पीशीज एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए या तो बायोलॉजिकल आइसोलेशन रिस्पॉन्सिबल है या तो जोग्राफिकल आइसोलेशन रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन इधर पे कलेक्टिवली पूछा गया है. कलेक्टिवली मतलब एक टोटल कॉन्सेप्ट पूछा गया है. सो अगर कलेक्टिवली आप आंसर देखोगे तो ये दोनों के दोनों टॉपिक्स किस में आते हैं? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में. सो आप डालोगे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, वो जोग्राफिकल भी हो सकता है, लेकिन दोनों किस में आता है? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में. तो आप आइसोलेटिंग मैकेनिज्म लिखोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मैन वाज कॉल्ड टूल मेकर. देखो मैंने आपको बताया था हैंडीमैन्स जो थे उनको हैंडीमैन क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो अपने साथ सब कुछ लेकर घूमते थे. एनिमल्स को हंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट, वो कहीं पर भी लकड़ी से कुछ भी बना लेते थे, वो अपने औजार खुद बनाते थे. सो इसीलिए हैंडीमैन को टूल मेकर बोला जाता है. हैंडीमैन को क्या बोला जाता है? टूल मेकर बोला जाता है. अब ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखो. कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन एंड चिंपैंजी इज बेस्ट शोन बाय. अगर आपको ह्यूमंस और चिंपैंजी के बीच का कॉमन पॉइंट देखना है तो आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? ह्यूमंस में और चिंपैंजी में क्या सिमिलर है? क्रेनियल कैपेसिटी सिमिलर नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस का क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है और चिंपैंजी का क्रेनियल कैपेसिटी कम है. क्रोमोसोम नंबर भी सिमिलर नहीं है, या क्रोमोसोमल नंबर थोड़ा बहुत सिमिलर है, पर फिर भी इसको हम एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं मान सकते. डेंटल फॉर्मूला अलग है. ह्यूमंस के पास 32 टीथ होते हैं, चिंपैंजी के पास इतने टीथ नहीं होते हैं. अमीनो एसिड सीक्वेंस हम पता कर सकते हैं. अमीनो एसिड सीक्वेंस मतलब क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन चिंपैंजीज और ह्यूमंस दोनों की कॉमन है. ओके, सो दिस इज द कॉमन क्राइटेरिया जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ह्यूमंस आर दी व्हाट डू वी से इनहेरिटेड, ह्यूमंस हैव इनहेरिटेड कैरेक्टर्स फ्रॉम चिंपैंजीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निएंडरथल मैन बिकेम एक्सटिंक्ट. ये क्वेश्चन आपके टेबल का है. आपके चैप्टर के एंडिंग में जो टेबल आपको दिया गया है उस टेबल में हमने देखा था कि निएंडरथल मैन कब एक्सटिंक्ट हुए थे? अप्रोक्सीमेटली 25,000 ईयर्स अगो. निएंडरथल मैन कब एक्सटिंक्ट हुए थे? अप्रोक्सीमेटली 25,000 ईयर्स अगो. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द एलिमिनेशन ऑफ. जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? आप बताओ, जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से जो हमारी स्पीशीज होती हैं, इन स्पीशीज के अंदर ऐसा कुछ चेंजेस होता है, ऐसा कुछ म्यूटेशन होता है कि इनके कुछ अलील्स ही गायब हो जाते हैं. इनके क्या होते हैं? कुछ अलील्स ही गायब हो जाते हैं, ये म्यूटेट हो जाते हैं. सो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? जीन्स ऑफ सम ओरिजिनल कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पीशीज ड्यू टू एपिडेमिक्स. एपिडेमिक यानी कि किसी लार्ज चेंज के वजह से, किसी बहुत बड़े चेंज के वजह से अगर स्पीशीज का कोई कैरेक्टर चेंज हो गया, अलील्स में चेंजेस आ गए, सो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. हमेशा याद रखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रिलेटेड टू चेंजेस इन अलील्स. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री-ज़ाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म प्रिवेंट्स व्हाट. देखो 3 टाइप के आइसोलेटिक मैकेनिज्म्स थे, प्री-ज़ाइगोटिक,
जाइगोटिक एंड पोस्ट जाइगोटिक। प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स में क्या देखने को मिलता है हमको, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, मतलब मेल्स को फीमेल्स तक ही नहीं पहुंचाएंगे, चाहे जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हो, चाहे बिहेवियरल आइसोलेशन की वजह से हो, टेम्पोरल आइसोलेशन, कभी मेल पहले मेच्योर हो रहा है, कभी फीमेल पहले मेच्योर हो रही है, अलग अलग मेथड्स है। सो प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जाइगोट फॉर्म नहीं होता है। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या दिस वाज क्वेश्चन नंबर 36। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन से, कितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पता चलता है कि हमने इवॉल्व किया या नहीं किया। अभी डायनासोर्स का एग्जांपल ले लो, डायनासोर खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, सो इनका मतलब वो इवॉल्व नहीं कर पाए इसीलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए। अगर वो इवॉल्व करते, अगर उनका रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होता रहता, अगर वो म्यूटेशन दिखाते या वेरिएशन दिखाते तो वो आज एग्जिस्ट करते, लेकिन वो खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो इवोल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे। कौन सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ और कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, ये हमको पॉपुलेशन और इवोल्यूशन से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीन्स एंड द ट्रेंड्स ऑफ देयर चेंजेस। हाँ, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये पहले वाले लेवल में भी था, अभी वाले क्वेश्चन में भी है। तो अगर आप अलग अलग जीन्स और उनके ट्रेंड्स के बारे में पढ़ रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अगर आप जीन्स के बारे में पढ़ रहे हो, पॉपुलेशन के जीन्स के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। विच इज द मोस्ट, देखो इसको जीन पूल क्यों नहीं बोलते, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आएगा कि मैम इसको जीन पूल क्यों नहीं बोलते। जीन पूल मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स। इधर पे हम फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा जीन कितनी बार रिपीट हो रहा है और कौन सा जीन कैसे बदल रहा है। सो इधर पे आप पॉपुलेशन के जीन्स को स्टडी कर रहे हो, ओके। यहाँ पे आप सिर्फ नंबर काउंट नहीं कर रहे हो। जीन पूल मतलब क्या होता है, टोटल नंबर। जीन पूल मतलब क्या होता है, टोटल नंबर। आप इधर पे सिर्फ नंबर काउंट नहीं कर रहे हो, आप इधर पे उसका चेंजेस भी ऑब्जर्व कर रहे हो, इसीलिए आंसर सी आएगा, ओके। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड रिसेंट थियोरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हमने ये चैप्टर ही स्टार्ट किया है मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी से। सो मोस्ट रिसेंट, ये देखो ये आपका की पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मोस्ट रिसेंट थियोरी पूछा मतलब कौन सा थियोरी आएगा, सिंथेटिक थियोरी, क्योंकि बाकी की ये थियोरीज ओल्ड है, लेकिन मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी सबसे रिसेंट थियोरी है, ओके। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डैश हैज डेवलप्ड आर्टिकुलेटेड स्पीच ऑफ द फर्स्ट टाइम। आर्टिकुलेटेड मतलब क्या होता है, प्रॉपर तरीके से बोलना, अपने वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बोबड़े होते हैं, मतलब दे आर नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली, बट ह्यूमंस, there are many humans who can express their words properly। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने वर्ड्स को प्रॉपरली बोल पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, यू कैन स्पीक प्रॉपरली, ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकुलेशन। और ये किसके अंदर होता है, गोरिल्ला ठीक से बात नहीं कर सकते, चिंपैंजी एंड बबून भी ठीक से बात नहीं कर सकते, बट ह्यूमंस कैन टॉक प्रॉपरली। सो आर्टिकुलेशन किसके अंदर देखने को मिलता है हमको, ह्यूमंस के अंदर। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म। मैं आपको एक ही चीज रेकमेंड करूंगी, आपके टेक्स्ट बुक का जो 5.17 और 5.18 या 19 जो भी टेबल है, जो एंडिंग के टेबल है, जो मैंने वन शॉट वीडियोस में बताया है, मैंने 2 ही टेबल बताया है, एक मैमल्स वाला टेबल और एक ह्यूमन इवोल्यूशन वाला टेबल, ठीक है। एक मैमल्स वाला टेबल और एक ह्यूमन इवोल्यूशन वाला टेबल, ये 2 टेबल करना बहुत कंपलसरी है। अगर ये 2 टेबल आपने नहीं किया तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सीईटी में क्वेश्चंस क्रैक करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल में से ही क्वेश्चन आने वाला है, इतनी गारंटी है। सो प्लीज ये टेबल और ये टेबल अच्छे से सॉल्व करना, आपको ये चैप्टर आसानी से आ जाएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।